हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपका 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ फॉर बिजनेस स्टडीज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हमारी प्रेपरेशन कंप्लीट होती है। तो पिछले 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स आप खुद से सॉल्व करें टाइम बाउंड मैनर में, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड ऑल्सो द सैम्पल पेपर, तो सीबीएसई सैम्पल पेपर जो लेटेस्ट है और प्रीवियस 3, 4 अटेम्प्ट्स के सैम्पल पेपर्स भी आप सॉल्व करें। इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एंड आई एम एबल टू डू इट नाइसली। इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसी से लाइक आई सेड आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहां हम डिस्कस करें द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम और इसको एनालाइज भी करेंगे। तो आपके टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। इस बार के सैम्पल पेपर में भी 34 क्वेश्चंस हैं, सो देयर इज नो चेंज। आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में भी आपका जैसे पेपर होता है, बट वी विल गो विद द इंग्लिश पार्ट हियर। ओके जी, तो ये है हमारे क्वेश्चंस। पहले 20 क्वेश्चंस आपको पता है 1 मार्कर्स होते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का? कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है, क्यूप्रिड। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ये? कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर चाहिए और हर डिपार्टमेंट में चाहिए, सो दैट इज कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी गिवन है आपकी बुक में, वो भी आप देखना कि जैसे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो लेट्स से फैब्रिक खरीद रहा है, अगर आपका कोई गारमेंट्स का काम है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर उस फैब्रिक को यूज करेगा एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट में ने अच्छा फैब्रिक नहीं खरीदा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए था, तो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा, फिर फाइनली सेल्स भी अच्छी नहीं हो पाएंगी। यानी हर डिपार्टमेंट का काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनमें होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay, moving on. Which of the following are the examples of legal environment? तो हमारे जो dimensions हैं business environment के SLEP, social, legal, economic, political, technological, उसमें से इनमें से legal कौन सा है? Advertisement of alcoholic beverages is prohibited. ये legal environment है, example भी आपकी book में clearly given है. Decrease in interest rates on loans, ये economic environment है. इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स, ये सोशल एनवायरनमेंट है कि लोगों की परसेप्शन बदल रही है, उनकी चॉइसेस बदल रही है, दे बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, इसलिए वो ऑर्गेनिक फूड्स प्रेफर कर रहे हैं। डिजी लॉकर्स फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू क्लोज द आयरन फाउंड्रीज अराउंड ताजमहल एट आगरा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली ये लीगल एनवायरनमेंट है। तो इसमें से जो लीगल है वो है नंबर 1 एंड नंबर 5। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल दिस इज। मूविंग ऑन देन, 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। थर्ड, डैश रेफर्स टू द रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स। ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड इट्स डिस्पर्सल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? मूविंग ऑन, यहां पर हमें बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कुछ होगा। देखते हैं। उमंग was working as a production manager at LG Papers Limited. The company had launched new eco-friendly paper straws in the market. He was given a target of producing 5,000 straws a day by the general manager. In spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. On investigation, it was found that the employees had not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straws, so the employees were sent for special training. The function of management which helped Umang in identifying that the targets could not be met, वो कौन सा function है?
तो देखो उनको एक स्टैंडर्ड दिया गया कि आपको 5000 स्ट्रॉज बनानी है। फिर उन्होंने देखा एक्चुअल परफॉर्मेंस की ये तो स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं हो रही, देयर इज अ डेविएशन। फिर डेविएशन को एनालाइज किया, उसका रीजन पता किया और फिर उसको ठीक करने के लिए लिया करेक्टिव एक्शन। सो दिस हैज टू बी कंट्रोलिंग। और आपको पता है एज इट इज लाइन आपकी बुक में गिवन है कि अगर आपका प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आपके एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो अपनी बुक खोलो अभी और मार्क करो अपनी बुक में कि ये लाइन कहाँ पे गिवन है। हियर under taking corrective action you will find corrective action might involve training of employees if the production target could not be met, right? So NCERT पढ़ना बहुत ही ज्यादा important है। Then statement 1, statement 2 true false बताने basically management is multidimensional, yes this is true। one of the features of management of operations, management of people, management of work, the activities involved in managing an enterprise are common to all the organizations whether economic, social, political। ये भी true है, this is also one of the features of management is pervasive। so we will say that both the statements are true, right? both the statements are true। moving on, then which of the following is not a step in the process of controlling function? not a step। setting performance standards तो होता है, assignment of duties ये तो आपका organizing का step है, controlling का थोड़ी है। taking corrective action controlling का है, comparing actual performance with standards भी controlling का है। तो assignment of duties is not a step in the process of controlling, this is a step in the process of organizing। और कौन से steps होते हैं organizing में? identification and division of work first, departmentalization, assignment of duties और establishing reporting relationships। moving on, dash as an element of marketing mix 4 P's होते हैं, उसमें से बताना है which includes the activities that make the firm's products available to the target customers। actually available करवाना product from the place of production to the place where it is finally consumed, this is physical distribution यानी place। ठीक है, मुश्किल नहीं है ये। then the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationships among them, ये कौन सा आपका फंक्शन है? डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइजिंग है, उसी के स्टेप्स में ये लाइंस आती हैं। ऑल्सो डेफिनेशन भी यही है, एक्टिविटीज को पहले आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज की और अथॉरिटी रिलेशनशिप्स डिफाइन करना, राइट? हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। देन यहाँ पे हमें बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, हमें बहुत अच्छे से आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, आई पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। संगीता visited Smile Dental Clinic for treatment of toothache. She observed that the receptionist was seated at the reception desk, the place fixed for her. Dental instruments were laid neatly in dental instrument trays, and the used instruments were placed in the sterilization area. There was a fixed place for everything, and it was present there. Very simple. There was no hindrance in the work of the dentist, and she was working with her maximum efficiency. This has to be order, a place for everything and everything in its place. सब proper तरीके से अपनी जगह पे पड़ा हुआ है ताकि काम बिना obstruction या hindrance के हो पाए with maximum efficiency. Very simple. Moving on then. तो जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं आंसर शीट में, तो आपको क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से बोल्ड तरीके से लिखना है, ठीक है? प्लीज क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना है। मैंने देखा है कुछ बच्चे बस ऐसे ही लिख देते हैं और फिर वो कई बार मिस हो सकता है चेक होना, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हाईलाइट द क्वेश्चन नंबर। ओके, मैच द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में भी आते हैं और सीयूईटी में भी बहुत आते हैं, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सिट इन कार एंड गो टू डीयू, इसका हमने निमोनिक बनाया हुआ है। लेट अस सी डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक में हम कहेंगे दैट बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब
एनवायरनमेंट को पार्ट्स में समझना तो इजी है, बट टोटलिटी में इसे ग्रास्प करना मुश्किल है। रिलेटिविटी यानी बिजनेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। A would be matched with 3, B would be matched with 1, C would be matched with 2. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। कई बार क्या होता है, मैच तो ठीक कर देते हैं बट ऑप्शन टिक करते हुए हम गलत कर देते हैं, तो बी केयरफुल हियर। ओके जी, देन मूविंग ऑन। यहाँ पे हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। एज अ साइंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो उसमें से देखते हैं, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। Managers need to communicate with one another with the help of a common vocabulary for the better understanding of their work situation. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है मैनेजमेंट एज अ साइंस का? देखो, मैनेजमेंट की अपने टर्म्स हैं, वोकैबुलरी है, लाइक यू यूज द वर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। सो दिस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि जैसे साइंस के भी अपने प्रॉपर टर्म्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट में है। सो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल राइट, मूविंग ऑन देन वी हैव, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव। देखते हैं, Alfonso Limited is achieving all its objectives in an effective and efficient manner. It is earning enough revenues to cover costs and the risks of the business. Now the company wants to increase the sales volume, the capital investment, the number of employees and the number of products also. तो ये होता है growth. This is under objectives of management. जो first objective है organizational objectives, उसके under जो economic objectives हैं, जो 3 है, survival, profit, growth. तो growth में हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब आगे बढ़ना चाह रही है, इट वांट्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाहती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना चाहती है, सो दैट इज ग्रोथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है। यू हैव ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब। आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी परेशानी है, उन वीडियोस से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आई कैन गारंटी यू दैट। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस वन. During the COVID-19 pandemic, the restaurant industry faced many challenges. The slowdown led to huge decrease in demand. From April 2022, the effect of COVID started reducing, the economy started picking up, and a boom was noticed in the restaurant industry. As a result, larger amount of working capital was required with increased production and sales. तो कौन सा फैक्टर है ये वर्किंग कैपिटल का? We will go with business cycle because यहाँ पे वर्ड भी यूज हुआ है, बूम। जब एक्टिविटी का लेवल ज्यादा होता है, देयर वाज अ रिसेशन टाइम, उन्होंने बताया कि स्लो डाउन का टाइम था, बट अब चीजें फिर से पिकअप कर रही हैं, बूम देखने को मिल रहा है। सो दिस हैज टू बी बिजनेस साइकिल, राइट? ओके, देन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हमें बताना है द मार्केट थ्रू विच फास्ट सर्विस हैज डिसाइडेड टू रेज फंड्स फॉर द एक्सपेंशन। लेट अस सी. Adapting to a change in consumer preference towards online shopping, Fast Service started a grocery delivery app. It is a platform that ensures 10-minute deliveries of groceries. Because of this service, Fast Service earned huge profit within a year. It planned to expand its operations and decided to raise funds by directly issuing the securities to the investors. जब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू कर रही है, that has to be the primary market, right? प्राइमरी मार्केट में ऐसा होता है, और जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही होती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है। Alright, let us move on then. 15th question now. Capital market instruments are riskier
both with respect to returns and principal repayment as compared to money market instruments. This highlights the following point of difference between capital market and money market. This is very simple. जब आप बात कर रहे हो कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिस्की होते हैं, तो ये सेफ्टी वाला बेसिस है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे विद द बेसिस, तो उसमें ये पॉइंट आपको मिल जाएगा. बहुत सिंपल है. Then, which of the following statements does not highlight the importance of financial planning? Now, financial planning एक important topic है financial management chapter में. Preparation of a blueprint, financial blueprint of an organization's future operations. तो इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको करके जानी है. इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग की? Detailed plans of action prepared under financial planning increase waste, duplication of efforts and gaps in planning. ऐसा थोड़ी होगा फाइनेंशियल प्लानिंग से आपका वेस्टेज बढ़ेगी, नहीं. तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है. बट विल स्टिल रीड वंस. It helps in forecasting what may happen in future under different business situations. True, मतलब ये एक importance है. It provides a link between investment and financing decisions. Yes. It helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future. ये भी होता है. तो this is not any importance, यानी यही हमारा सही आंसर है. Moving on then. All right, let us see. यहाँ पे हमें बताना है functions of marketing में से. तो इसका हमने निमोनिक बनाया है गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ. ये हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है. Okay, let us see here. Roma Limited identified the needs of the customers for the successful marketing of their products. This was important for making an analysis of the available opportunities, threats, weaknesses and strengths of the organization. Very important. SWOT analysis हम कर रहे हैं, और जब हम SWOT analysis कर रहे होते हैं तो that is gathering and analyzing market information. ये key point है इस function का. राइट. सो वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिगेंट, ये यहाँ पे कार कंपनी का नाम है. अच्छा, इससे आपको वो याद आ रहा होगा आपके दिमाग में, क्योंकि इतनी रील्स और शॉर्ट्स आप देखते हो. सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ सच थिंग्स, बट आपको समझाने के लिए, बिकॉज आपके दिमाग में तो वो चल रहा होगा, आई नो दैट. तो देखते हैं. एलिगेंट कार्स है ये. इसके ऊपर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, दिस वन. तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो सिंबल है जो अटरेबल नहीं है, जिसे आप बोल नहीं सकते, ये क्या है? विच पार्ट ऑफ ब्रांड इज इट? दिस इज ब्रांड मार्क. ठीक है, ट्रेडमार्क नहीं बोलेंगे. वो अगर बोलते कि रजिस्टर करवा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तब हम ट्रेडमार्क बोलते. अदरवाइज दिस इज जस्ट ब्रांड मार्क. ऑल राइट. देन अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स. क्योंकि अगर आप अपने ऑर्डर्स को सही ढंग से और जल्दी से प्रोसेस नहीं करते, तो आपके गुड्स कस्टमर्स तक या तो लेट पहुंचेंगे या गलत क्वांटिटी में. तो ये कौन सा कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का? दिस हैज टू बी ऑर्डर प्रोसेसिंग. देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं. ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री कंट्रोल. मार्केटिंग चैप्टर के भी सभी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन ग्रेट डिटेल. उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको मार्केटिंग चैप्टर में, वहां से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. चलो आगे देखते हैं. Then we have Dash involves a variety of programs designed to promote or protect a company's image and its individual products in the eyes of the public. जब भी कंपनी की इमेज या गुडविल की बात हो रही हो, this has to be public relations. ये इसका कीवर्ड है. हम अपनी कंपनी की इमेज को अच्छा करना चाहते हैं इन द आईज ऑफ द पब्लिक, तो पब्लिक रिलेशंस इसका सही आंसर है. राइट, मूविंग ऑन. चलिए देन आगे चलते हैं. यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है द मीनिंग ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये 3 मार्क्स का है. यानी 1 कॉन्सेप्ट वुड बी फॉर 1.5 मार्क.
ठीक है, देखते हैं। हितेश इज द CEO ऑफ किड्स गारमेंट्स लिमिटेड। ड्यू टू फेस्टिव सीजन, हितेश गॉट एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 10,000 garments which he had to supply within 2 days. Due to his goodwill in the market, he did not want to lose the order, so he decided to achieve the target by operating on double shifts. He achieved the target and supplied the order within 2 days, but due to double shifts, his cost of production was higher than the regular production cost. I think ये बहुत easily आप identify कर सकते हैं chapter number 1 से, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर हितेश जो है वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा हो गई है, मिनिमम कॉस्ट नहीं अचीव हो पाई, बट हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे एफिशिएंसी को। और इफेक्टिवनेस मतलब अचीविंग द टारगेट, कंप्लीटिंग द ऑर्डर, तो हम कहेंगे कि वो इफेक्टिव है। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे, 1.5 मार्क फॉर ईच कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई थिंक दिस इज इजी। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमें बताने हैं 3 बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं क्या है ये। द एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग अ स्पेसिफिक प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी बुक में गिवन है बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय ऑल्सो एंड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। टू दी ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे 3 बेनिफिट्स बताने हैं। तो ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, इससे वर्कर्स हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज नहीं करेंगे जिससे वेस्टेज होती है, तो दिस कुड बी 1 पॉइंट। देन इससे वर्कर्स का मोराल बढ़ता है, एब्सेंटिज्म कम होता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी एंड बेटर क्वालिटी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख देंगे प्रॉपर, विद प्रॉपर हेडिंग एंड लाइक 2-3 लाइन्स फॉर ईच पॉइंट, राइट। देन नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वेरी सिंपल, डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन के बारे में आप 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देंगे, वेरी सिंपल। 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, इसमें आप कह सकते हैं आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज। देन नेम द डिपॉजिटरीज दैट form. There are 2 depositories in our country, NSDL, National Securities Depository Limited, and CDSL, Central Depository Services Limited. 3 मार्क्स का ये हो गया आपका। इसी में और में जो क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। वेरी सिंपल, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसमें आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग्स की, अगर अर्निंग ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। देन यू कैन राइट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबल अर्निंग्स होगी तो ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। वी हैव मेनी पॉइंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। 3 पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए एंड यू आर डन। देन उसके बाद एक्सप्लेन करने हैं फॉलोइंग पॉइंट्स एज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग से क्या होता है, हम अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू और रिवाइज कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट ऑप्टिमल तरीके से यूज करते हैं, सो दैट लीड्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप के बारे में लिखना है 3 पॉइंट से। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम पढ़ के जाते ही है ना। Planning is prescriptive, controlling is evaluative. Planning sets the standards for controlling. Then planning without controlling is meaningless and controlling without planning is blind. ये लिख सकते हैं. Then you can also say planning and controlling both are forward looking as well as backward looking functions. So you can explain this. Very simple. Okay then. Moving on. ये अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे हमें बैरियर टू कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है, विच अगेन आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। अगर आप समझना चाहते हैं सभी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। देखते हैं क्या बैरियर है यहाँ पर। नित्या इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ अ वेल नोन स्कूल. She has a preconceived notion
that her teacher always finds fault in her work. One day, while checking the project work of class 12, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance. But before she could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher. Definitely, this is premature evaluation. यानी हमारे माइंड में जो एक प्री कंसीव्ड नोशन होती है, जो हम पहले से ही सोच लेते हैं, दैट लीड्स टू इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो दिस इज द बैरियर. और अगर इसकी हमें कैटेगरी बतानी हो तो दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर. ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर आता है. देन इसी कैटेगरी में से हमें बताने हैं कोई और 2 बैरियर्स. सिंपल है. लैक ऑफ अटेंशन एक्सप्लेन कर सकते हो. द प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर मे लीड टू इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि वो ठीक से मैसेज को सुनेगा नहीं. देन डिस्ट्रस्ट व्हेन पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर. सो लैक ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रस्ट. वैसे इसमें एक और है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. ठीक है. सो ये आपका 4 मार्क्स का हो गया. यहाँ पे 1 + 1 एंड यहाँ पर 2 मार्क्स. ठीक है. आपको जब मार्किंग स्कीम पता होगी तो यू आर एबल टू बेटर राइट द आंसर ना अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. ओके. देन देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक छोटा न्यूमेरिकल भी आया है 4 मार्क्स का. लेट अस सी. सिंपल है वैसे. X Limited issued 14% debentures of rupees 4 lakh and 10,000 equity shares of rupees 60 each. This investment resulted in a net profit of rupees 2 lakh before interest and tax. The tax rate was 50%. Calculate return on investment and EPS. पहले देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. EBIT या फिर PBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. यानी जितने पैसे हमने कमाए हैं डिवाइडेड बाय जितने पैसे हमने लगाए हैं इनटू 100. तो यहाँ पे वी हैव अर्नड 2 लाख. दिस इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. 4 लाख के तो डिबेंचर्स हैं एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 60 ईच. 10,000 इंटू 60, 6 लाख. सो 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है. सो हियर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%. ठीक है. देन they also want us to find out EPS. Now what is the formula for EPS? Profit available for shareholders, which is obviously after interest and after tax, divided by the number of shares, divided by the number of equity shares. So यहाँ पर we have EBIT, which is 2 lakh minus interest first of all. That is 14% of debentures, 56,000. Then we get EBT, 1,44,000. Then we have tax at the rate of 50%. इसका 50% हो गया 72,000. So we get earning after tax as 72,000. So now we'll put it here in the formula. 72,000 divided by the number of equity shares 10,000. So this is रुपीज 7.2 पर शेयर. प्रॉपर लिखेंगे पर शेयर क्योंकि EPS इज ऑब्वियसली पर शेयर और रुपीज में निकलेगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्टेट विद रीजंस वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज और अनफेवरेबल. आपको पता है अगर ROI इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होता है. बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. And if ROI is less than cost of debt, this is unfavorable financial leverage. तो यहाँ पे ROI है 20% और cost of debt है 14%. So ROI is more than cost of debt. This is a case of favorable financial leverage और इसमें हम trading on equity का use कर सकते हैं. यानी ज़्यादा debt लेकर हम EPS को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. Simple और interesting question है. बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के वीडियोस जरूर आप कवर कर लेना. ओके. देन Zito Limited offers its employees shares at a price which is less than the market price. तो ये कौन सा इंसेंटिव है और इसका टाइप क्या है.
और इसी टाइप के 2 और इंसेंटिव्स बताओ। तो ये इंसेंटिव है हमारा को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन, जब कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को इफ दे वर्क फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड ये टाइप है फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव में 2 और इंसेंटिव्स अगर आपको बताने हैं तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट, हमने निमोनिक बनाया हुआ है, प्ले प्ले आरसीबी प्ले प्ले। सो दैट इज पे एंड अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव और प्रॉफिट शेयरिंग। कोई भी 2 यहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, सिंपल। आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग of the concepts which are highlighted in these statements. 4 marks का ये है, यानी कि 1 mark for each point here. The process of finding possible candidates for a job, searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization, recruitment. इसको आप, क्योंकि उन्होंने कहा मीनिंग भी लिखो, तो सिर्फ नाम से नहीं चलेगा, give the meaning in like 2-3 lines properly. Then an assessment of the number and type of human resources necessary. तो ये हम workload analysis में पढ़ते हैं under estimating manpower requirement, which is the first step in the process of staffing. Introducing the selected employees to other employees and familiarizing them with the rules and policies of the organization. डेफिनेटली दिस इज ओरिएंटेशन। और इसी के साथ एक प्लेसमेंट होता है विच इज ऑक्यूपाइंग द पोस्ट और द पोजिशन, बट दिस इज ओरिएंटेशन। इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट एम्प्लॉयज अमंग्स्ट द एम्प्लॉयज अवेलेबल, सो दिस हैज टू बी सिलेक्शन। सो 2-3 लाइन्स में आप प्रॉपर मीनिंग भी लिखेंगे, तभी यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। चलिए देन मूविंग ऑन। Then we have stock exchange not only provides liquidity and marketability to existing securities but performs many other functions. 2 such functions आपको explain करने हैं। 4 marks का है, यानी एक ही function को आप अच्छे से properly explain करेंगे for 2 marks। तो बहुत सारे functions हैं stock exchange के, जैसे pricing of securities, promotes economic growth, spreading equity cult, providing scope for speculation, ठीक है। कोई भी 2 आप अच्छे से explain कर देंगे, और ये तो होता ही है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द क्वेश्चन। देन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस लिखना है 4 बेसिस के हिसाब से, बहुत सिंपल है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती, सेकेंडरी मार्केट इज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेसेस। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है, इसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सेल करती है सिक्योरिटीज, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली होती है, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली होती है, ठीक है। अच्छे से विद प्रॉपर बेसिस आप एक्सप्लेन करेंगे। देन वी हैव अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। सिंपल है, एनजीओज का जो रोल है, एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट देयर राइट्स, about the reliefs which are available to them in case of dissatisfaction with a product or service, comparative testing of products in accredited laboratories to check their relative quality, then legal assistance provide करना consumers को, then publishing periodicals and other publications again to provide knowledge to the consumers, ठीक है। कोई भी 4 points आप अच्छे से explain कर देंगे। Then इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन है, state any 4 reliefs available to the consumers if the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint। तो अगर कंज्यूमर कोर्ट satisfied है कि हाँ यहाँ पे कंज्यूमर को रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्शंस दे सकते हैं, जैसे to replace the defective product, to refund the price, to pay punitive damages, to pay compensation in case there is any injury which is being suffered by the consumer, ठीक है, to remove the defect। तो बहुत सारे reliefs हैं, कोई भी आप यहाँ पे 4 explain कर देंगे। Then 31st question, यहाँ पे 6 marks का हो गया, यानी 2 marks for each point।
प्रिंसिपल्स तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं, यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इनको लिखने में. डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट. फॉर डिसिप्लिन वी नीड JCG, दैट इज good superiors at all levels, clear and fair agreements and judicious application of penalties. Unity of command में हम कहते हैं there should be one boss जिससे आपको orders मिले. अगर आपको एक से ज़्यादा superior से orders मिलेंगे तो आप confuse हो जाएंगे. And अगर unity of command नहीं होगी तो डोसा होगा. मतलब क्या? Discipline is in jeopardy, order disturbed, stability threatened and authority is undermined. Unity of direction में that all the units of an organization should move towards the same objectives with coordinated and focused efforts. Each unit should have their own execution resources, own plan, own in charge. Their working should not overlap और one head one plan इसका कीवर्ड है. राइट, सिंपल. इसी के ऑप्शन में है या तो टेक्निक समझा दो. फैटीग स्टडी में क्या पढ़ते हैं हम कि a person is bound to feel tired physically and mentally if he or she does not take rest while working. Fatigue study का objective क्या होता है? To determine the number and frequency of rest intervals which are supposed to be given. Motion study, unnecessary motions should be eliminated. इससे productivity बढ़ेगी. Example भी given है. Taylor along with his associate Frank Gilbert were able to reduce motions in the process of bricklaying from 18 to just 5. Then time study में to determine the standard time taken to perform a well-defined job. इसके objectives भी आप लिखेंगे. To frame suitable incentive schemes, to also get to know the number of workers which are required to determine the labor cost. So 2 points आप सभी के बारे में लिखेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. Then, setting objectives is the first step in the process of one of the significant functions of management. कौन सा function है ये? Definitely planning. और फिर कह रहे हैं कि बाकी 5 steps बताओ इसके बाद. So that is developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting an alternative और implementing the plan. वैसे follow up action भी है, but हमें 5 ही बताने हैं. Very simple. चलिए उसके बाद देखते हैं. देन वी हैव 33rd क्वेश्चन. यहाँ पर आपसे पूछा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि 2 होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल, और उसके 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच आर नॉट डिस्कस्ड इन द अबव केस. ठीक है, चलो देखते हैं. सो वी हैव हियर द केस स्टडी. Sweets and More is one of the India's most popular brand for snacks and sweets. It offers a wide range of sweets, namkeens, cookies and frozen foods. Its organizational structure comprises of separate business units in each of the above categories. Each of these units have a manager which is responsible for the performance, having authority over the unit. Moreover, each of these units is multifunctional, as within each unit different functions like production, marketing, finance etc. perform. ये लाइन देखकर बच्चे कह देंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट नहीं, हर यूनिट के अंडर, हर डिवीजन के अंडर ये फंक्शंस हैं. तो ये तो डिविजनल स्ट्रक्चर हुआ ना. थिंक अबाउट द पिक्चर विच इज गिवन इन योर बुक. Though this kind of organizational structure leads to increased cost because of the duplication of activities, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है. तो जब हम डिसएडवांटेजेस लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे उसमें, क्योंकि ये केस स्टडी में बताई हुई है. बट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज बिजनेस यूनिट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड. ये इसकी एडवांटेज है. ठीक है. So the organizational structure which has been talked about here is definitely divisional structure. Easy to identify. डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं और हर बिजनेस यूनिट के नीचे अपने फंक्शंस हैं. ओके, नाउ इसकी अगर हमें बतानी हो एडवांटेजेस तो हम इसमें कह सकते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, देन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी as each division works as an autonomous unit, so it leads to faster decision making. और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एडवांटेज होती है, it facilitates expansion and growth as new divisions can be added without disturbing or interrupting the existing operations by simply adding a divisional head and staff for the new product line. So expansion and growth.
डिसएडवांटेजेस में हम कह सकते हैं कि ये जो डिविजनल हेड है ना, इसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है. सो ओवर टाइम इन अ बिड टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस ही मे फॉरगेट और इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अनदर डिसएडवांटेज कि ये महंगा होता है ये स्ट्रक्चर, बट वो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज उन्होंने कहा है कि आप वो वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं लिखेंगे जो केस स्टडी में मेंशन्ड है. देन द सेकंड कुड बी कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है डिविजन्स के बीच में विद रिगार्ड टू एलोकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, सिंपल है. और हमें पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे. राइट, देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विच अगेन इज ऑफ 6 मार्क्स. यहाँ पे हमें पहले बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी. वेरी सिंपल, वी हैव 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, उसमें से बताना है. देन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल. ठीक है, प्रमोशन में जो हम टूल्स पढ़ते हैं. एक्सप्लेन एनी अदर 2 प्रमोशनल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड. राइट, सो मार्केटिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. लेट अस लुक एट दिस. X Limited is engaged in the manufacturing of cars. The company surveyed the market and found that customers need a car which runs on eco-friendly fuel instead of petrol or diesel. Keeping the needs of the customers as well as social, ethical, ecological aspects of marketing in mind, the company launched a new model of car that runs on biodiesel. The launch event was covered by the top news channels and newspapers. This was done to disseminate information about the car and build goodwill of the business. X Limited understands that it is imperative to manage public opinion and companies' relations with the public on a regular basis. Very simple. पहले तो ये जो लाइन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, की वर्ड है, की लाइन है फॉर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. क्योंकि यहाँ पे आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं. सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी, राइट, इसे आप एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज दे सेड कि सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, एक्सप्लेन भी करेंगे. 2 मार्क्स का ये है. देन कम्युनिकेशन टूल, डेफिनेटली पब्लिक रिलेशन, जहां पे भी गुडविल, पब्लिक ओपिनियन, इमेज ऑफ द कंपनी की बात आ जाती है, डेफिनेटली आंसर होता है पब्लिक रिलेशन. देन 2 और प्रमोशनल टूल्स बताने हैं जो कंपनी यूज कर सकती है. तो बहुत सिंपल है, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आप, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कोई ऑफर चला सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. इससे आप एक्सप्लेन कर देंगे. सो ओवरऑल द पेपर वॉज क्वाइट सिंपल. मतलब सभी उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं जो प्रॉबेबल है, जो हाईली इंपॉर्टेंट है. तो पर्सनली मुझे लगता है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी है. आई होप आपको भी इजी लगा हो. तो प्रैक्टिस करते रहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और CBSE के सैम्पल पेपर्स. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. राइट, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.